ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर का बिहेवियर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, इंडक्टर का हम सिंबल इस तरह से बनाते हैं। बाकी इस इंडक्टर का जो प्रॉपर्टी की हम बात करें, इसकी प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस। जैसा कि पहले बता चुका हूं मैं कि इंडक्टेंस क्या है। इंडक्टेंस को हम दिखाते हैं एल से। ठीक है, यूनिट इसकी है हेनरी। ठीक है, किताब में ऐसे भी लिखा दिख रहा था मुझे, हेनरीज। हेनरी। और इसका सिंबल की बात करें तो ऐसे बस एच दिखाते हैं। ठीक है, तो जो इंडक्टर है ये करता क्या है, इसका वर्क है अपोज द चेंज इन करंट, अपोजेस चेंज इन, अपोजिट सडन चेंज इन करंट। ठीक है, इसका काम यही है कि कोई भी इंडक्टर होगा, इंडक्टर क्या है, टर्नों का समूह है। ठीक है, इंडक्टर जो है एक टर्नों का समूह है जिसका काम है अपोज सडन चेंज इन करंट। करंट में अचानक जो परिवर्तन होता है उसके दिशा परिवर्तन, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान, तो उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू में जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करता है। ठीक है, और जो इंडक्टर है वो हो सकता है क्या, इंडक्टर का मतलब ये है कि अगर आपको एक कॉइल कहा जाए तो भी इंडक्टर है, अगर आपको एक चोंक बोला जाए तो भी इंडक्टर है, अगर रिएक्टर कहा गया तो भी एक इंडक्टिव कॉइल। ठीक है, तो कॉइल कर रहा है उसमें भी इंडक्टेंस होगा, चुंबक होगा वो भी इंडक्टेंस है, उसमें रिएक्टर है वो भी इंडक्टेंस है। सभी में क्या होगा, इंडक्टर में काम हो गया, प्रॉपर्टी इसका है इंडक्टेंस पैदा करना। फिर इसमें कर सकते हैं क्या, कलेक्शन या सेट ऑफ turn is called coil। ठीक है, और कॉइल है तो इंडक्टेंस है, उसका बिहेवियर है कि वो इंडक्टेंस पैदा करेगा। टर्न का मतलब आप समझ रहे हैं, एक टर्न ये हो गया, दूसरा, तीसरा, ऐसे टर्न बहुत सारे हो सकते हैं। तो टर्न का मतलब एक फेरा जो होता है उसे एक टर्न कहते हैं। तो सेट ऑफ टर्न का मतलब बहुत सारे टर्न होंगे, उसमें सिर्फ एक टर्न होगा तो वो क्या होगा, कॉइल उसे नहीं बोल सकते। अगर टर्नों की संख्या अधिक हो गई तो कॉइल कहा जाएगा। ठीक है, अब इस कॉइल में अगर माना जाए कि कॉइल के टर्नों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न n है, और इस कॉइल की लेंथ जो है, लेंथ ऑफ कॉइल
एल हो और जो इसमें कोर है, कोर का मतलब स्क्वायर के बीच में जो कोर, हमने कोई कोर नहीं दिखाया है, तो यहाँ कोर जो होगा एयर है, इसके कोर ऑफ कॉइल जो है वो हमने यूज किया है किसका, एयर का, कुछ भी नहीं है उसमें, यानी एयर है, हवा है, तो उस केस में एक कांस्टेंट मिलेगा आपको म्यू, ठीक है। ये म्यू जो है इसको कहते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी को चुंबकशीलता बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें इसमें मिली आपको। इसके बीच जो माध्यम है वो एयर है, म्यू है, ये म्यू जो है यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिखाया तो एयर है, लेकिन इसके बीच में जो कोर होगी, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लेंगे, जो कोर होगा वो एयर का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, फेराइट का हो सकता है, ठीक है। फेराइट की कोर, आयरन की कोर या एयर कोर, आयरन सॉफ्ट आयरन हो सकता है, ठीक है। हम सिलिकॉन स्टील भी यूज करते हैं, मशीनों में पढ़ा होगा आपने, सिलिकॉन स्टील की कोर होगी, उस कोर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, टर्म लपेट रहे हैं। टर्म जो होगा ये हम कंडक्टर कौन सा यूज करेंगे, कॉपर का, ठीक है, कॉपर का होगा और ये इंसुलेटेड होगा, ठीक है। कॉपर के टर्म होंगे, तार यूज किए जाएंगे, इंसुलेटेड होने चाहिए, और जो कोर होगी वो एयर की हो सकती है, यानी हमने कुछ उसमें नहीं रखा, यानी एयर है। ऐसे अगर आयरन का किया, फेराइट का कर सकते हैं, सिलिकॉन स्टील का कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ कोर होगी, तो कोर का जो, कोर का भी कोई इफेक्ट है तो वो होगा आपका म्यू, परमेबिलिटी। इसका यूनिट होता है परमेबिलिटी का, ये हेनरी पर मीटर में होता है। लेंथ जो होगी वो मीटर में हो गई। ये टर्नों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्न, काउंटिंग है ये। अब इन सबको अगर आपको पता है कि कॉइल है, इंडक्टर है, उसका टर्नों की संख्या n है, उसकी लेंथ जो कॉइल की है वो l है, उसमें जो मीडियम है उसकी परमेबिलिटी म्यू है, तो इंडक्टेंस तब या मेन इंडक्टेंस L बराबर म्यू n स्क्वायर बाई L होगा। ये नोट, L इक्वल टू म्यू n स्क्वायर बाई L है ना। ये चीजें आपको पता होंगी तो वो आपका वो फार्मूला रिलेशन मिलेगा आपको कि L इक्वल टू म्यू n स्क्वायर बाई L होगा, इतना हेनरी होगा, ठीक है। जैसे कोई आपको कॉइल मिल गई, ये है रॉड, इसके ऊपर कॉइल लपेटी गई है और उसके टर्नों की संख्या आप गिन लेंगे कि कितनी है, इसकी लेंथ आप नाप लिए कितना है, ठीक है। इसमें जो मटेरियल है उसका जो है चार्ट मिलता है, आपको मिलेगा, टेस्ट किया हुआ पहले से चार्ट है, आपको बुक में मिल जाएगा। तो एयर है तो कितना होगा, सॉफ्टवेयर में कितना होगा, और कोई और मटेरियल है तो कितना होगा, तो वो उसके हिसाब से आप म्यू की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। तो आपको इंडक्टेंस मिल जाएगा। एन स्क्वायर नहीं, इससे एरिया होता है उसके साथ, एरिया होता है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया म्यू ए एन स्क्वायर। ये यस सर।
म्यू ए एन स्क्वायर, ए क्या है, इसका एरिया है, कितना कवर कर रहा है ये क्वाइल, क्वाइल है तो उसका एरिया कितना कवर कर रहा है, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। बाकी एन बराबर n इक्वल टू एक्स एल बाई ओमेगा, ठीक है। अगर आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस पता है कॉइल का तो आप क्या कर सकते हैं, इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। ओमेगा यहाँ पर वेयर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ फ्रीक्वेंसी है, 2 पाई, पाई की वैल्यू आपको 3.14 या 22/7, ठीक, 22/7, ठीक है। ये चीज हो गई। अब ये जो इंडक्टिव कॉइल है ये स्टोर करेगा ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा जो स्टोर करेगा वो एक मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करेगा, ये ऊपर का हो गया। साथ में इसमें आप लिख लीजिए कि इंडक्टिव कॉइल होगा वो एक पैसिव, इंडक्टर क्या है, पैसिव एलिमेंट कंपोनेंट, ठीक है। पैसिव कंपोनेंट है, ठीक है। और इंडक्टर क्या बताने वाले थे, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, ये एनर्जी स्टोर करता है, इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में स्टोर करता है बट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है। यहाँ जो ऊर्जा है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होगा, यानी जब कॉइल में आप सप्लाई देंगे, ठीक है, इस कॉइल में जब आप सप्लाई देंगे उस केस में जब धारा इसमें प्रवाहित होगी तो आपको पता है कि धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जब चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वही चुंबकीय क्षेत्र जो है सडन जो चेंज हो रहा है करंट में उसको अपोज करता है, ठीक है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना यही जो है इस सडन चेंज को, जो धारा के डायरेक्शन दिशा परिवर्तन में जो चेंजेज हो रहा है उसका विरोध करेगा, अपोज सडन चेंज इन करंट, ठीक है। तो अब ये एनर्जी स्टोर कितना करेगा, तो एनर्जी को हम दिखाते हैं ई से, E इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, ठीक है। इतना जूल, एनर्जी स्टोर करेगा। यानी कि इस फार्मूले से आप देख रहे हैं कि E क्या है, प्रोपोर्शनल है L के। अगर इंडक्टेंस बढ़ेगा तो एनर्जी ज्यादा स्टोर करेगा, अगर उसमें से धारा प्रवाहित हो रही है वो बढ़ेगी तब भी एनर्जी ज्यादा स्टोर करेगा, ठीक है।
और इस फार्मूले से आप देख सकते हैं जो पहले बताया यहाँ पे, इसको अगर देखा जाए तो अगर हमने एल जो है कब कब बढ़ सकता है, जब एरिया बढ़ जाए तब, जब नंबर ऑफ टर्न बढ़े तब, ठीक है। लेकिन ये घटेगा कब, जब लेंथ जो है बढ़ जाए, उस वक्त ये घटेगा। साथ में ये भी म्यू बढ़ा तब भी बढ़ेगा ये। और म्यू किसी बने हुए इंडक्टिव कॉइल का म्यू चेंज नहीं करेंगे, हो पाएगा, है ना। जब तक उसके बीच जो कोर यूज किया गया है उसका मटेरियल न बदले। ये म्यू जो है मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो मटेरियल है, जो उसके कॉइल के सेंटर में जो पड़ा है मटेरियल, वो डिपेंड करता है किस मटेरियल का है। वो मटेरियल डिसाइड करेगा कि म्यू की वैल्यू कितनी हो। यानी जब तक हम म्यू चेंज नहीं करेंगे, मटेरियल चेंज नहीं करेंगे, तब तक जो है नहीं चेंज होगा। यानी आपको कहा जाए कि एक कंस्ट्रक्शन हो चुका है इंडक्टिव कॉइल का, उसका जो है इंडक्टेंस कब इंक्रीज हो सकता है, तो सिर्फ दो केस में होगा, एरिया और नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने। ठीक है। अगर ये कहे कि एरिया कुछ भी उसमें चेंज नहीं करना है, एरिया भी बढ़ाएंगे कंडक्टर तभी तो, टर्न आप फेरर लगाएंगे तारों के तभी तो बढ़ेगा, वो चीज भी नहीं करनी है। कंस्ट्रक्शन हो चुका है तो क्या करेंगे, उसके बाद ऑप्शन क्या है बढ़ाने का, एल को घटा देंगे। कैसे घटा देंगे, तो देखिए ये सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर आप किसी कॉइल का लेंथ ज्यादा रखेंगे तो इंडक्टेंस घट जाएगा, लेकिन अगर आपने एरिया बढ़ाया तो बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाया तो बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ इफेक्टिव तो ज्यादा ये है ना, एन स्क्वायर है। आप लेंथ तो तभी बढ़ेगी जब टर्नों की संख्या बढ़ाएंगे, है ना। अब टर्न आपने बढ़ाया तो लेंथ बढ़ी, उसके अपेक्षा टर्नों की संख्या ज्यादा, वो इफेक्टिव है ना, एन स्क्वायर है। इसको आपने दुगुना किया यानी इसका हर केस में बढ़ना ही है। लेकिन इफेक्ट यहाँ पे अगर देखा जाए कि लेंथ बढ़ रहा है तो ये घटाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उतना ये बढ़ा दे रहा है। हाँ ठीक है, हो गया। तो इसमें आपने देखा कि नहीं ये पैसिव एलिमेंट है, एनर्जी स्टोर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करेगा। इसका जो बिहेवियर है वो प्रॉपर्टी, वो इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस का काम क्या है, सडन चेंज इन करंट, जो धारा में परिवर्तन होगा अचानक से उसको ये रुकेगा, इंस्टेंटेनियस मान को बदलने नहीं देगा। ठीक है। और कॉइल का एनर्जी इंडक्टेंस कितना है, L बराबर म्यू N स्क्वायर बाई L। ठीक है। और दूसरा ये फार्मूला है XL इक्वल टू XL बाई ओमेगा, वेयर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f एंड एनर्जी E इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। और कुछ इसमें है कोई डाउट? सर ये बता दो सर्किट में कैसे लगेगा, सीरीज में पैरेलल? दोनों तरह लगते हैं। हाँ, एप्लीकेशंस की बात करते हैं। ये नोट हो गया, नोट हो गया। तो इसका एप्लीकेशन नोट करा देता हूं मैं। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे अनुप्रयोग, इसका उपयोग कहाँ पे होता है। इंडक्टिव कॉइल जो है फिल्टर सर्किट में, फिल्टर सर्किट में इस्तेमाल होता है इंडक्टिव कॉइल। सीरीज पैरेलल दोनों में इस्तेमाल होता है। ये ज्यादातर सीरीज में यूज होता है ये। ठीक है, सीरीज पैरेलल दोनों कनेक्शन में इस्तेमाल हो जाते हैं। हाँ, वैल्यू वो जो पहले आपको बताया था कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए वो ड्रॉप कर जाए,
ऐसा नहीं कि एक ही टर्म बना के लगा दिया डायरेक्ट शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी चौक में जो चौक आप यूज कर रहे हैं ट्यूबलाइट के लिए उसमें यूज हो रहा है ये। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। ठीक, ये चीजें हैं इसका। ये कनेक्शन के आधार पर सीरीज पैरेलल दोनों में यूज होता है। आप जब फिल्टर सर्किट बनाएंगे तो उसमें सीरीज में भी जोड़ा जाता है। ठीक है, एलसी फिल्टर। ठीक है, हाँ एलसी फिल्टर, इसमें एक इंडक्टर लगेगा, एक कैपेसिटर लगेगा। हाँ, तो इनसे जो होता है फ्रीक्वेंसी पुस्टअप होती है। तो आरएफ में जो है इस्तेमाल किया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, आरएफ सर्किट में हाँ एम्पलीफायर में भी इस्तेमाल रेडियो फ्रीक्वेंसी को पुस्टअप करता है। फ्रीक्वेंसी को हाँ कम पास ठीक है, फिर कोई कम सर्किट है, पीसीबी है, कुछ ही है, उसमें जो है करंट का मान अचानक से घटे बढ़े ना तो डिवाइसों को प्रोटेक्ट करने के लिए सीरीज में लगता है। ठीक है, सीरीज में जब लग जाता है तो धारा का मान जो चेंज नहीं होने देता। अचानक से बहुत सारे ऐसे पीसीबी में है कंपोनेंट जिनका धारा का मान चेंज होने से क्वालिटी खराब हो जाएगी, उनकी वो खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप इसे भी लगाते हैं, जीनर डायोड भी लगाते हैं ताकि वोल्टेज घटे बढ़े ना, टर्मिनल पे 1-2 वोल्ट कम बचे हो तो मेंटेन करके रखे वो। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है बहुत ही सेंसिटिव है ना। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ तो काम सही नहीं करेगा। जैसे आपके फ़ोन का टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो फ़ोन हैंग करने लगता है। क्यों? उसका रेटेड रूम टेम्परेचर अगर नहीं रहा 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 27 से 30 पे बहुत बढ़िया काम करते हैं। जैसे ही 30 से ऊपर होने लगेगा स्पीड घटने लगती है। ठीक है, 40 डिग्री जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हो 45, उस वक्त फ़ोन भी फ्रीज घूमने लगता है कि फ्रीज कहाँ से, फ्रीज में भी रखना पड़ जाता है फ़ोन को। ठीक है, आज के लिए इतना। हाँ, नेक्स्ट आगे पढ़ाएंगे।